नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पूरी कर पहुंचे पापुआ न्यू गिनी। आज सुबह जापान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात और नेशनल पीस म्यूजियम का किया भ्रमण। तीसरे क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ लिया हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी की ईटानगर के जोलंग में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीयू राम वाघे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। सियांग जिले में महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य पूरा होने से सड़क परियोजनाओं को मिली गति। जिला उपायुक्त अतुल तायेंग ने बताया कि पासीघाट, पोंगिन और बोलेंग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को मिल रहा है बढ़ावा और लोगों के लिए बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पूरी कर पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। आज सुबह जापान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात और नेशनल पीस म्यूजियम का भ्रमण करने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में खाद्य, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 10 सूत्री कार्य योजना का आह्वान किया है। कई संकटों को दूर करने के लिए मिलकर कार्यवाही विषय पर सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि वैश्विक नेताओं को ऐसी समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे गरीब, किसानों सहित सबसे कमजोर लोगों की रक्षा की जा सके। उन्होंने पोषण और पर्यावरण के हित में मोटे अनाज के उपयोग के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सबके लिए आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव कर स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने विकासशील देशों की जरूरतों से प्रेरित विकास मॉडल बनाने का भी सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि ग्रह की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना और स्वास्थ्य सेवा, आरोग्य तथा खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जापान के हिरोशिमा में तीसरे क्वाड शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में दुनिया, विशेषकर विकासशील देशों के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता और महामारी की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का आह्वान किया कि वो इसके समाधान को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। We're now launching new initiatives to keep that progress going, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation in submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. And I'm also proud of the work we've done
with our partners, the ASEAN and Pacific Islands. And together, I think we're going to continue to ensure that the future provides more opportunity. भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी की आज ईटानगर के जोलंग में बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीयू राम वाघे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डोमनिक तादर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। One-day state executive meeting of the Bharatiya Janata Party here at Julang has passed a resolution today to celebrate the 9-year achievement of Narendra Modi government and Pema Khandu government, and the state executive meeting has passed a resolution to organize the Thanksgiving program for the 9-year achievement of Narendra Modi government and Pema Khandu government. So this Thanksgiving program, the celebration program, will take place in 10,56,000 booths in India as a whole. And it is going to be launched by the Prime Minister on 30th May, and from 30th May it will go up to 30th June. And majorly today, in the very beginning, in the margdarshan of the President, Bharatiya Janata Party Arunachal Pradesh, ये जो APPSC fiasco को स्टेट प्रेसिडेंट ने कैटेगोरिकली बोला है कि जैसे जैसे हमारे एस्पायरेंट्स एंड सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड किया वैसे वैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू, जैसे CBI डिमांड किया CBI ला दी, ED डिमांड किया ED ला दी। और इसमें स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर वागे है स्टेटेड कि जब ये APPSC फियास्को के लिए CBI डिमांड किया, एस्पायरेंट्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हु आर लीडिंग दिस मूवमेंट, सियांग जिले में महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य पूरा होने से सड़क परियोजनाओं को गति मिली है। जिला उपायुक्त अतुल तायेंग ने बताया कि पासीघाट, पोंगिन और बोलेंग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारी वर्षा के कारण जिले के कई स्थानों का सड़क संपर्क टूट गया था। श्री तायेंग ने कहा कि नागरिकों के साथ ही सैनिकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से राजमार्ग परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि अब सियांग जिले से राजधानी ईटानगर और प्रदेश के अन्य जिलों में आवागमन आसान हो गया है। देखिए, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो बहुत सा इंसिडेंट हुए थे मतलब उस वक्त ये संगम का जो ब्रिज है, जो RCC ब्रिज है वो नहीं था। उसमें जो एक वो हैंगिंग ब्रिज का जैसा वो एक हुआ करता था, तो अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया था। एक ट्रक ओवरलोड होने के कारण वो गाड़ी भी गिर गया था, कुछ आदमी भी वहाँ में मर गया था। तो उसका वजह से सारा ये बोलेंग और पांगन का बीच में वो कम्युनिकेशन टूट गया था। फिर भी कम्युनिटी यहाँ का जितना पब्लिक साथ में आके वो लोग 1 वीक में हम लोगों ने साथ में मिलके एक तो लोकल हैंगिंग ब्रिज खड़ा कर दिया था। तो उसमें 2 व्हीलर और ये बाकी जितना रेशन वेशन है वो उस पे क्रॉस कर पाया। तो उसके बाद में फिर 1 महीने का बाद में फिर वो रोहतुंग के सामने लेलक में फिर वो रास्ता धंस गया, सारा रास्ता गिर गया। तो फिर उसके लिए भी सब यहाँ का लोकल MLA और रोहतुंग का वासी लोग है, रोहतुंग का जितना ये है विलेजर्स है, वहाँ का कमेटी मेंबर्स है, सब साथ में आके एक रास्ता, नया रास्ता एक सर्वे किया है रोहतुंग विलेज से होके फिर वहाँ पे ये
एक होटल है वहाँ पे बीच में, तो वहाँ पे रास्ता निकाल दिया था जो ब्लॉक पॉइंट को छोड़ के, तो वो भी मेरे ख्याल से 1 महीना में ही वो रास्ता ठीक ठाक कर दिया था। तो उससे मैक्सिमम 2 व्हीलर और लाइट व्हीकल चलने लगा है। तो ये वो साल में वैसा करके वो कम्युनिकेशन बोटलनेक को ठीक कर दिया। तो वो रास्ता का ब्लॉक जो था, ये इसका सियोमी का भी वो था, और ये वेस्ट सियांग का भी था, सियांग का था, अपर सियांग का था। ये सब डिस्ट्रिक्ट को वो अफेक्ट किया था। तो सबका साथ मिलके, सबने मिलके वो जब रास्ता को रेस्टोर किया है, ये जो बाईपास को, तो वो कम्युनिकेशन सॉल्व हो गया। और इसमें सिर्फ सिविलियन ट्रेवल नहीं करता, यहाँ पे जो फॉरवर्ड पोस्ट में जितना आर्मी का ये है, तो डिफेंस पर्सनल का मूवमेंट के लिए भी वो सॉल्व हो गया। तो फिर कुछ महीना बाद में फिर नीचे में जो ओरिजिनल रास्ता है उसका कंस्ट्रक्शन टेकअप हुआ है। तो आपने भी देखा होगा वो रास्ता ये हो गया और सॉल्व हो गया, अभी गाड़ी जा रहा है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट का रहा। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से देश भर में शुरू हो गई है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लगभग 14,99,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट www.cuet.samarth.ac.in पर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आवेदनकर्ता अपने प्रवेश पत्र, आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष की CUET 29 मई तक टाल दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 26 मई से यह परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ने के कारण यह फैसला किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 32वीं पुण्यतिथि है। उनकी 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के वीरभूमि में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। लोहित जिले के तेजू में अरुणाचल प्रदेश का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मेसर्स हरक्यूलिस एविएशन ट्रेनिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते के अनुसार यह एविएशन एकेडमी युवाओं को एविएशन इंडस्ट्री में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से ईज ऑफ ट्रैवल के साथ ही त्वरित विकास के लिए इकोसिस्टम तैयार होता है। भारतीय वायुसेना ने उड़ान के दौरान लगातार हादसे का शिकार हो रहे MiG-21 विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। अभी हाल ही में राजस्थान में एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि स्थानीय तौर पर ये रोक अभी नहीं लगाई गई है। MiG-21 विमान वेरिएंट 5 दशकों से भारतीय वायुसेना में शामिल है और इन्हें चरणबद्ध तरीके से वायुसेना के बेड़े से बाहर किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार वायुसेना में फिलहाल केवल 3 MiG-21 स्क्वाड्रन काम कर रहे हैं और 2025 की शुरुआत तक इन सभी को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास 31 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन है, जिनमें 3 MiG-21 बाइसन संस्करण के हैं। MiG-21 को 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और लड़ाकू विमान के 800 संस्करण सेवा में रहे हैं। भारतीय वायुसेना उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के साथ एलिए कार्क 1A और LCA कार्क 2 सहित स्वदेशी विमानों को शामिल करने पर भी विचार कर रही है। पापुम-पारे जिले के दोईमुख मार्केट में आज करीब 12 बजे आग दुर्घटना में 4 दुकानों के पूरी तरह जलकर नष्ट होने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दुर्घटना में कई अन्य दुकानों को नुकसान भी पहुंचा है। प्रारंभिक जांच में इस दुर्घटना का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
तवांग जिले के लुंगुथांग विलेज में बहुत कम तापमान और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद एफसीटी एनर्जी की टीम ने करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाया है। अपने एक ट्वीट में इस दल ने बताया है कि सुदूर गांव लुंगुथांग में विद्युत आपूर्ति से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। 21 मई का दिन चाय लवर्स का पसंदीदा दिन है, क्योंकि ये दिन चाय को समर्पित है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इसके इतिहास, सांस्कृतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों सहित इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में नई दिल्ली में मनाया गया था और बाद में अन्य चाय उगाने वाले देशों श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों में भी मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य चाय के इतिहास, उत्पादन, खपत और स्वास्थ्य लाभों सहित चाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चाय कई विकासशील देशों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। आज चाय का आनंद अनगिनत किस्मों में लिया जाता है, जिसमें काली, हरी, सफेद, ओलोंग और हर्बल चाय भी शामिल हैं। ये एक विश्व स्तर पर पोषित पेय बना हुआ है जो दुनिया भर में लोगों और संस्कृतियों को जोड़ता है। इससे पहले चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई मान्यता नहीं दी गई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की और 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में चाय की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का अंदाजा इससे आसानी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में सबसे अधिक कुल उत्पादन की लगभग 30% चाय की खपत भारत में होती है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।